लास्ट वीडियो में हम मेटा टैग्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे कि मेटा टैग के अंदर व्यू पोर्ट क्या होती है और इसे हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्यू पोर्ट को हम यूज़ क्यों करते हैं। व्यू पोर्ट बेसिकली वेबसाइट के लेआउट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ होती है। अब आप सोचेंगे कि ये रिस्पॉन्सिव क्या होता है, तो ये समझाने के लिए मैं आपको किसी भी रैंडम वेबसाइट पर लिए चलता हूँ। तो medium.com एक वेबसाइट है और इसके अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के आर्टिकल्स पढ़े हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सिंपली राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा। तो मैंने इसको क्रोम के अंदर ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं इस फ़ोन के आइकॉन पे क्लिक कर दूंगा। तो अब ये एक मोबाइल स्क्रीन का व्यू मुझे दिखा रहा है जो कि है गैलेक्सी S5। यहाँ से मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो साइड बार मुझे इस राइट साइड पे शो हो रही थी, इसको अगर मैं दोबारा से वैसे करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो साइड बार है ये मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रही थी। जैसे ही मैंने मोबाइल व्यू किया, इस सारे कंटेंट ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। इसका टेक्स्ट, नैव बार और बाकी सब चीज़ों ने अपने आप को इस डिवाइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। तो इसका मतलब है ये एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है जो हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर रही है। अगर स्मॉल स्क्रीन है तो उसको स्मॉल स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती है, और अगर लार्ज स्क्रीन है तो वो उसको उस तरह अपना जो कंटेंट है उसको डिस्प्ले करवा देती है। इस तरह मैं आपको दूसरी वेबसाइट दिखाता हूँ जो कि बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नहीं है। यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा और इसका मैं मोबाइल व्यू देखूँगा, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कंटेंट था उसने अपने आप को जो स्क्रीन साइज था उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं किया। तो वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप CSS के अंदर मीडिया क्यूरीज यूज़ करते हैं और इसी तरह आप बूटस्ट्रैप को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सब चीज़ों को परफेक्टली वर्क करवाना चाहते हैं तो ये मेटा टैग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम अपनी व्यू पोर्ट को एडजस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर नेम लूँगा और इधर लिख दूँगा व्यू पोर्ट। अब ये व्यू पोर्ट क्या होता है? व्यू पोर्ट बेसिकली आपके ब्राउज़र की विंडो का साइज़ है जिसके अंदर अंदर आपकी वेबसाइट जो है अपनी लेआउट डिस्प्ले करवाती है। तो मोस्टली ब्राउज़र्स का बाय डिफ़ॉल्ट व्यू पोर्ट साइज़ 800 पिक्सल से लेके 1024 पिक्सल तक होता है। तो लैपटॉप की स्क्रीन पे जो हमारी लेआउट है वो कुछ इस तरह हमें डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो मोबाइल व्यू पे क्लिक करने पर जो हमारी व्यू पोर्ट का साइज़ है वो अब चेंज हो चुका है, लेकिन इस साइज़ की व्यू पोर्ट के अंदर जो आपकी लेआउट है वो उस तरह रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो यहाँ पर मैं कंटेंट के एट्रीब्यूट के अंदर इसकी विड्थ एडजस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 320 पिक्सल। तो मैं यहाँ पर विड्थ लूँगा और इसके आगे दे दूँगा 320 पिक्सल। इसको मैं सेव करूँगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि अब इमेज जो है वो भी प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है और इसने इस डिवाइस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट भी कर लिया। लेकिन अगर हम किसी और डिवाइस के अंदर इसको ओपन करेंगे तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं डिवाइस विड्थ, मतलब जिस डिवाइस के अंदर हमारी वेबसाइट ओपन है उसकी जो फिजिकल विड्थ है, मतलब आपके मोबाइल की अगर 320 पिक्सल है, अगर 500 पिक्सल है, तो वही विड्थ जो है वो हम अपनी व्यू पोर्ट को दे देंगे। तो इससे ये होगा कि ये हर डिवाइस के अकॉर्डिंग अपनी विड्थ को एडजस्ट कर लेगा। इसके बाद कोमा के साथ हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं जो कि है इनिशियल स्केल। ये जूम इन और जूम आउट के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर आपने सिंपली लिखते हैं ना 1.0, मतलब जब पेज लोड होता है तो इसका जूम लेवल कितना होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह इनिशियल स्केल के अलावा आप मैक्सिमम और मिनिमम स्केल की प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर लिख दूँ मिनिमम स्केल और यहाँ पर लिख दूँ 1, तो जब आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर पिंच जेस्चर के जरिए जूम इन और जूम आउट करते हैं तो ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद आप जूम आउट नहीं कर सकेंगे, मतलब आप इससे कम जूम नहीं कर सकेंगे। इस तरह अगर आप मैक्सिमम लिख दें तो आप फिर इससे ज़्यादा जूम नहीं कर सकेंगे अपनी स्क्रीन को। तो अभी मैं यहाँ पर इनिशियल स्केल ही रहने देता हूँ। उसके अलावा मेटा टैग को यूज़ करते हुए आप अपने पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरा वेब पेज लोड होने के 5 सेकंड के बाद रिफ्रेश हो जाए ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए मैं मेटा टैग यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा HTTP इक्विव मीन इक्विवेलेंट। इसके अंदर मैं वैल्यू दे दूँगा रिफ्रेश। उसके बाद मैं कंटेंट यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं सेकंड्स डिफाइन कर दूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि 5 सेकंड के बाद रिफ्रेश हो, तो मैं इधर 5 सेकंड्स दे दूँगा। अब आप देखेंगे कि ये 5 सेकंड के बाद खुद ही रिफ्रेश हो जाएगा। तो आपने देखा कि अभी ये 5 सेकंड के अंदर खुद ही रिफ्रेश हुआ। उसके अलावा मैं इसको किसी और URL पे भी रीडायरेक्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर URL लिखना है और इसके बाद URL की वैल्यू दे देनी है। तो मैं यहाँ पर गूगल का URL दे देता हूँ। तो 5 सेकंड के बाद जो मेरा वेब पेज है वो इस URL पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो सेव करके मैं यहाँ पर आता हूँ, तो आपने देखा कि ये 5 सेकंड के बाद खुद ब खुद गूगल के पेज पे मुझे ले आया।
तो फिलहाल मेटा टैग्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ देख लिया और आप एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीखते जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस कोर्स की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। उसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।